मंगलवार की वो काली रात थी। मुख्य शहर से कोसों दूर बसा नीलगिरी नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। दिन के उजाले में तो यहाँ मुसाफिरों की थोड़ी चहल पहल दिख जाती थी, लेकिन सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर पसार लेता था। रात के ठीक 12 बज रहे थे और तभी उस वीरान स्टेशन पर कुछ ऐसा घटा जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक लोगों के जहन में ताजा रही। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक शख्स बैठा था जिसका नाम था सुमित। वो अपनी नौकरी की तलाश पूरी कर शहर से अपने पुश्तैनी कस्बे की ओर लौट रहा था। बदकिस्मती से उसकी आखिरी पैसेंजर ट्रेन छूट गई थी। पूरे स्टेशन पर सुमित के सिवा और कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सर्द हवाएं जिस्म को चीर रही थीं। तभी सुमित के कानों में एक बारीक सी आवाज पड़ी, जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम फुसफुसा रहा हो। सुमित झटके से खड़ा हो गया। वो आवाज स्टेशन के पश्चिमी छोर के घने पेड़ों की तरफ से आ रही थी। जिज्ञासा और डर के बीच झूलता हुआ वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए स्टेशन की चार दीवारी से बाहर निकला। वहां उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के एक सुनसान कोने में झाड़ियों के बीच एक पुरानी जर्जर हालत में सफेद रंग की जीप खड़ी थी। वो खटारा जीप वहां कैसे आई और कब से खड़ी थी, इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं था। जैसे ही सुमित उस जीप के करीब गया, वातावरण का तापमान अचानक और गिर गया। उसने गौर किया कि जीप के अगले हिस्से का कांच चकनाचूर था और सीटों पर धूल की मोटी परत के साथ मकड़ी के जाले बुने हुए थे। अचानक सुमित को महसूस हुआ कि जीप के पिछले हिस्से में कुछ हिला है, जैसे किसी साए ने अपनी जगह बदली हो। वो कौतूहलवश और झुककर भीतर झांकने लगा। तभी धप की एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से लोहे के दरवाजे पर वार किया हो। सुमित का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और हाथ कांपने लगे। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा। उसी पल जीप के भीतर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक झोंका निकला जो सीधा सुमित के चेहरे से टकराया। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियों तक ठंडक पहुंच गई हो। आखिर ये लावारिस गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? उसने खुद से सवाल किया। तभी जीप का दरवाजा, जो अब तक बंद था, अपने आप पूरा खुल गया। अंदर की फटी हुई सीट पर एक पुराना चमड़े का थैला और कुछ पीले पड़ चुके पुराने अखबार बिखरे थे। सुमित की उन्हें छूने की हिम्मत नहीं हुई। सुमित तुरंत वहां से स्टेशन की तरफ भागा। वो उल्टे पांव भागता हुआ वापस स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटी तो सुमित ने स्टेशन के पुराने गार्ड, जिसका नाम दीनदयाल था, उससे पूछा, चाचा, स्टेशन के पीछे वो जो सफेद जीप खड़ी है, उसका क्या किस्सा है? दीनदयाल का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, उस मनहूस गाड़ी का जिक्र भी मत करो। क्यों? आखिर बात क्या है? आज से करीब 12 साल पहले की बात है। यहाँ एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक परिवार उस जीप में जा रहा था कि तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उस हादसे में एक नौजवान जोड़ा और उनका मासूम बेटा, तीनों खत्म हो गए। उस रात मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली का कहर था। जीप पूरी तरह झुलस गई थी। तब से उस गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाता। वो वहीं स्टेशन के सन्नाटे में दफन है। सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। दीनदयाल ने आगे बताया, लोग कहते हैं कि हर मंगलवार की रात उस जीप से किसी के सिसकने की आवाजें आती हैं। जिसने भी उस गाड़ी के राज को जानने की कोशिश की, या तो वो किसी अनजान बीमारी का शिकार हो गया या फिर हमेशा के लिए लापता हो गया। सुमित खामोश तो हो गया, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा सच्चाई जानने की बेचैनी घर कर गई थी। उसने फैसला किया कि आज की रात वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। रात गहराते ही कुछ राहगीर वहां से गुजरे। उन्होंने भी उस पुरानी जीप की ओर देखकर आपस में कानाफूसी की। धीरे धीरे पूरे इलाके में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। लोगों ने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। लेकिन सुमित पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजानी शक्ति उसे अपनी ओर पुकार रही हो।
आधी रात को फिर वही सिसकियों की आवाज आने लगी। उसने स्टेशन की छत से उस जीप की ओर देखा। जीप की लाइटें टूटी हुई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उन बुझी हुई हेडलाइट्स में एक धुंधली नीली रोशनी तैर रही थी। सुमित ने अपनी टॉर्च संभाली और हिम्मत जुटाकर जीप की ओर बढ़ा। दरवाजा आज भी खुला हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो देखा कि उस पुराने बैग के बगल में एक फटी हुई डायरी पड़ी थी। सुमित के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने डायरी उठा ली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उस पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़े, हमारी बेगुनाही का सबूत दुनिया के सामने लाना। हमारा कत्ल हुआ है। सुमित की धड़कनें तेज हो गई। तभी जीप के अंदर से किसी के रोने की स्पष्ट आवाज आई। वो पीछे मुड़ा, मगर वहां सन्नाटे के सिवा कुछ न था। सुमित बदहवास होकर स्टेशन की ओर भागा। अगली सुबह उसने वो डायरी और दस्तावेज स्टेशन मास्टर मिस्टर खन्ना को दिखाए। मिस्टर खन्ना ने जब उन पन्नों को गौर से पढ़ा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन कागजों में साफ लिखा था कि जीप का एक्सीडेंट महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी ने पहले ही उसके ब्रेक काट दिए थे। इसका मतलब वो हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश, यानी हत्या थी। सुमित कागजों में जिक्र था कि परिवार के मुखिया का अपने व्यापारिक साझेदार से संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। जिस दिन वे शहर छोड़कर जा रहे थे, उसी दिन यह हादसा हुआ। ड्राइवर का भी कुछ पता नहीं चला था। सुमित की आंखों में अब खौफ की जगह न्याय की ज्वाला थी। मिस्टर खन्ना ने चेतावनी दी, सुमित, सावधान रहना। वो जीप अब सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि गुजरे हुए कल का एक जख्म है। मगर सुमित उस रहस्य को सुलझाने के लिए कमर कस चुका था। उसे अंदाजा नहीं था कि ये खोज उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। आसपास के गांव वाले अब और डरने लगे थे। खबर फैल गई कि मंगलवार की रात स्टेशन की बत्तियां अपने आप चलने बुझने लगती हैं और किसी के अट्टहास या विलाप की आवाजें आती हैं। सुमित फिर से उस जीप के पास गया। इस बार उसे हवा में एक भारीपन और अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सुमित बोला, अगर यहाँ कोई रूह है तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पीछे हटा, लेकिन तभी हवा में एक हल्की सरसराहट हुई और सुमित वहां से स्टेशन की तरफ चला गया। सुमित ने मिस्टर खन्ना और गार्ड दीनदयाल को साथ लिया। अब ये तीनों एक टीम की तरह इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गए। उन्होंने पुरानी पुलिस फाइलों और रिकॉर्ड्स की छानबीन की। पता चला कि जीप के मालिक का नाम आनंद मल्होत्रा था और उनका पार्टनर था विक्रांत सिंह, जो उस हादसे के फौरन बाद रातों रात शहर का सबसे बड़ा रईस बन गया था। इशारा साफ था। सुमित ने कहा, विक्रांत ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। दीनदयाल ने पूछा, मगर हमारे पास ठोस सबूत कहाँ है? सुमित को लगा कि शायद असली सबूत अभी भी उसी जीप में कहीं छिपा है। रात के अंधेरे में सुमित फिर वहां पहुंचा। जीप की पिछली सीट के एक गुप्त खाने में उसे एक मुड़ा हुआ खत मिला। उस खत में आनंद मल्होत्रा ने लिखा था कि विक्रांत ने उसे धोखा दिया है और उसकी वसीयत पर दस्तखत करवाने के लिए उसके परिवार को बंधक बना लिया है। अब वक्त था उन भटकती रूहों को इंसाफ दिलाने का। सुमित फौरन शहर के बड़े पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने वो खत, डायरी और एक पुरानी रिकॉर्डिंग टेप पुलिस को सौंपी, जो उसे बैग के अंदर मिली थी। उस टेप में विक्रांत की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वो अपने गुर्गों को ब्रेक फेल करने का आदेश दे रहा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और कुछ ही दिनों में सच दुनिया के सामने आ गया। विक्रांत पकड़ा गया और उसने सलाखों के पीछे अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसी रात नीलगिरी स्टेशन पर एक अजीब सी शांति थी। सुमित उसी जगह बेंच पर बैठा था जहां उसने पहली बार उस जीप को देखा था। सुमित ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। उसने देखा कि जीप के पास 3 धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वे मुस्कुरा रहे थे और उनके होठों से एक धीमी आवाज निकली, शुक्रिया, अब हम आजाद हैं।
रात का सन्नाटा गहरा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। चंदनपुर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में दिए की लौ कांप रही थी। आर्यन उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी मीरा पास आकर बोली, सुनिए, गांव के उस पार जो खंडहर है वहां एक सिद्ध बाबा आए हैं। लोग कह रहे हैं वो हर दुख दूर कर देते हैं। ये सब ढकोसले है मीरा, मेहनत से ही भाग्य बदलता है। मीरा ने जिद करते हुए कहा कि नहीं, मैंने खुद देखा है। पड़ोस के सोहन की गाय जो मरणासन्न थी, बाबा की भभूति से अगले दिन घास चरने लगी। बाबा ने मुझसे कहा था कि आपके भाग्य पर किसी की काली नजर है। बस एक रात, एक गुप्त पूजा और हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। आर्यन मीरा की बात सुनकर चुपचाप बाहर निकल गया और बाहर सूखे खेतों में धूल उड़ रही थी। उसने सोचा शायद यही आखिरी रास्ता है। अगली सुबह अभी आर्यन सोकर उठा ही था कि दरवाजे पर धमक सुनाई दी। बाहर गांव का ठाकुर सज्जन सिंह खड़ा था। आर्यन, कर्ज की मोहलत खत्म हो चुकी है। अगर अगले 3 दिनों में मेरा पैसा सूद समेत वापस नहीं मिला तो ये झोपड़ी और तुम्हारा खेत अब मेरा होगा। आर्यन ने हाथ जोड़े कहा कि ठाकुर साहब, फसल सूख गई है, थोड़ा समय और दे। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, चल ठीक है, तेरी पत्नी का चेहरा देखकर कुछ दिन की और मोहलत देता हूँ, पर याद रखना 7 दिन बाद कोई रहम नहीं होगी। मजबूर होकर आर्यन और मीरा उस रात चुपचाप जंगल के उस खंडर की ओर चल दिया। वहां आग के पास एक भयानक दिखने वाले तामसिक बाबा बैठे थे। बाबा ने बिना देखे ही कहा, आ गए आर्यन, मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हारी किस्मत की लकीरें उलझी हुई हैं, उन्हें सुलझाने के लिए माया साधना करनी होगी। आर्यन ने पूछा, ये कैसी साधना है बाबा? ये अकेले की जाने वाली पूजा है। कल रात तुम यहाँ अकेले आओगे, न कोई साथ होगा न कोई पीछे। अगर सफल हुए तो कुबेर का भंडार तुम्हारा होगा, पर याद रखना ये साधना तुम्हारी जान भी ले सकती है। अगली रात आर्यन घने जंगल में उस स्थान पर पहुंचा। बाबा ने उसे एक मंत्र दिया, ओम क्लीम मायायै सर्व सिद्धिम देहि नमः। बाबा ने चेतावनी दी, एक बार शुरू किया तो पीछे मत मुड़ना। आर्यन मंत्र जपने लगा। अचानक हवाएं तेज हो गईं और उसके सामने एक बेहद खूबसूरत स्त्री प्रकट हुई। वो माया थी। उसने कहा, आर्यन, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपार धन और सफलता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज से तुम सिर्फ मेरे हो। किसी भी दूसरी औरत, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, न प्यार न स्पर्श। अगर ऐसी कोई गलती हुई तो अंजाम बहुत भयानक होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? दौलत के लालच में आर्यन ने बिना सोचे समझे कह दिया, मुझे मंजूर है। अगली सुबह जब आर्यन घर पहुंचा तो वो दंग रह गया। उसके सूखे खेत रातों रात हरे भरे हो गए थे। जब वो गांव में गया तभी खबर आई कि ठाकुर सज्जन सिंह की रात को सोते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और उसका सारा हिसाब किताब जलकर राख हो गया। गांव वाले इसे चमत्कार मान रहे थे। अब आर्यन अमीर हो गया था, लेकिन वो बदल चुका था। जब मीरा खुशी से उसके पास आती, वो उसे झिड़क देता। मीरा रोती रहती, पर आर्यन उसे अपने पास भी नहीं फटकने देता। उसे हर जगह माया का साया नजर आता था। एक रात आर्यन अपने कमरे में बैठा था, तभी पीछे से किसी ने उसे गले लगा लिया। आर्यन को लगा कि वो माया है। उसने पलटकर उन हाथों को चूमा और प्यार से देखा, लेकिन सामने माया नहीं, बल्कि उसकी पत्नी मीरा थी, जो पुराने दिनों जैसा प्यार चाहती थी। उसी पल कमरे का तापमान गिर गया। दीवार पर एक विशाल परछाई उभरी। माया वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तुमने वचन तोड़ा आर्यन, तुमने पराई स्त्री को छुआ। एक ही झटके में माया के अदृश्य हाथों ने मीरा का गला रेत दिया। मीरा तड़प तड़प कर आर्यन के सामने ही मर गई। तूने क्या किया? तू राक्षस है। तुमने अपनी लालच के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी आर्यन। अब जब तुम्हारी दुनिया उजड़ गई है तो तुम भी जीवित रहकर क्या करोगे? अगली सुबह
गांव वालों को आर्यन और मीरा की लाशें उनके घर में मिली। खेत वैसे ही लहलहा रहे थे, पर उन्हें काटने वाला कोई नहीं बचा था।